तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस चैनल पे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं कमेंट में बताएंगे। और कल की वीडियो जो है उनका फीडबैक देख के मुझे बहुत ही खुशी मिला कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए आज भी बच्चा उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए 20 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे। ठीक ना। अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। पहले मैंने विटामिन्स किया था। पहले हम लोगों ने क्या किया था, विटामिन्स किया था। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जिस बच्चे ने विटामिन्स का प्रश्न अटैम्प्ट नहीं किया, लगभग मैंने 50 प्रश्न विटामिन्स का कराया था। 10 कराया था, पहले 10 प्रश्न करवाया था, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 10, इस तरीके से मैंने 50 प्रश्न करवाया था। उसका जो प्लेलिस्ट है इस चैनल के, ठीक ना, प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को जाना है और वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक ना। विटामिन्स के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करना है। आप लोगों को 4 वीडियोस मिलेंगी। ठीक ना। तो आप लोगों को देख लेना है। ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। उसी के साथ जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियोस को लाइक करेंगे पहले। ठीक ना। और हमारा जो है 1K का टारगेट बच्चा पूरा करेंगे ताकि हम यूट्यूब पर लाइव आ सकें और आप लोगों के साथ लाइव बन सकें और लाइव आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है दूर कर सकें। तो चलिए बच्चा इसी के साथ पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या कहता है, व्हाट इज़ द फूड कॉल्ड आफ्टर डाइजेशन इन द स्टोमक। क्या कह रहा है समझिएगा बात को। अमाशय में पचने के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है। अमाशय में, स्टोमक में जब भोजन पच जाता है उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले पहुंचता है, तो पचने के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है तो उस भोजन को क्या कहा जाता है। वोलस कहा जाता है या निवाला कहा जाएगा, काइम कहा जाएगा। इसको काइम पढ़ेंगे। ठीक ना। काइल कहा जाएगा। एक साथ ही है। ठीक ना बच्चा, ये एक साथ है, एक साथ है। ठीक ना। या इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे, क्या कहेंगे, वोलस कहेंगे, काइम कहेंगे या काइल कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा, आप सभी बच्चे जो है कमेंट में साथ साथ उत्तर दीजिएगा। सभी बच्चे जो है कमेंट में उत्तर लिखेंगे। सभी बच्चे क्या करें, कमेंट में उत्तर जरूर लिखेंगे। ठीक ना। तो इसी के साथ बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक ना। जब भोजन स्टोमक में से निकलता है यानी कि अमाशय से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाता है, तो उस दौरान उस भोजन का एक स्पेशल तरह का नाम होता है। ठीक ना। उसे काइम कहा जाता है। जब भोजन पच जाता है और स्टोमक से निकलता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाने लगता है तो उस टाइम उसको काइम के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी बच्चे को दिख रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ना है। क्या कह रहा है, हु डज द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्टोमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl और प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन। यानी कि अमाशय को ये थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक हो गया प्रश्न में। अमाशय को HCl, अमाशय को यहाँ पर लिख लीजिएगा। अमाशय को HCl, इसके बाद अमाशय को HCl के बाद ये के प्रभाव, अमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या अपना पाचन से बचाने का कार्य कौन करता है। अमाशय आप लोगों को पता है अमाशय में क्या होता है। अमाशय में HCl का स्त्रावन होता है। अमाशय द्वारा जो है HCl का निर्माण किया जाता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि अमाशय को HCl से कौन बचाता है। कोई ना कोई बचाता होगा ना। आप लोगों को पता है HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब ये निर्माण होता है हमारे अमाशय में यानी कि हमारे स्टोमक में, तो ये हमारा जो अमाशय है उसका पहुंचा सकता है, खतरा पहुंचा सकता है। तो इस खतरे से कौन बचाता है स्टोमक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, म्यूकस बचाता है। म्यूकस कौन बचाता है, म्यूकस। जहाँ पर हमारा जो स्टोमक है HCl का निर्माण करता है, वहीं पर म्यूकस का निर्माण भी HCl के द्वारा, म्यूकस का निर्माण जो है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, स्टोमक के द्वारा किया जाता है। और ये जो है ये HCl के प्रभाव से स्टोमक को बचाता है। ठीक ना। उसके इंटरनल वॉल को यानी आंतरिक जो दीवार है उनको बचाता है, जलने नहीं देता है। किससे बचाता है, HCl से। कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न आप लोगों को देखना है बच्चा। थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, वेयर डज मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। कह रहा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक
पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है मैक्सिमम भोजन का, क्या मुख में होता है यानी मुंह में होता है हमारे, या स्टोमक में यानी अमाशय में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में होता है। तो आप लोगों को सभी बच्चों को बताना है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, डाइजेशन कहाँ होता है। तो आप लोगों का यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण जो है बच्चा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दूं, जितने भी आप लोग प्रश्न कर रहे हैं ना, इससे बाहर पैरामेडिकल में एक प्रश्न नहीं जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर उसमें से प्रश्न आएगा इस बार, ठीक ना, आना ही है, ना कि तो सवाल ही नहीं है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न। विटामिन जो मैंने कराया है उससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं जाएगा। इसीलिए टॉपिक वाइज मैं कराता हूँ, ठीक ना, कि हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि एक टाइम के बाद, एक महीने के बाद हर एक टॉपिक को आप लोग जब पढ़ लोगे और टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लोगे, तो एक महीने बाद आप क्या फील करोगे कि मेरा हर एक टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक ना। और हर मिक्सिंग क्वेश्चन करोगे ना बायोलॉजी का, कई टीचर्स जो है क्या कराते हैं कि एक प्रश्न डाइजेस्टिव सिस्टम का ले लिया, एक प्रश्न विटामिन का ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, वैसा करो, पर अगर हर एक टॉपिक इंडिविजुअल तौर पे अच्छे तरीके से पढ़े हो फिर वैसा करो, ठीक ना। नहीं तो वैसा किसी का फायदा नहीं, ना तुम्हारा विटामिन स्ट्रांग हो पाएगा, ना डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो पाएगा, ना ब्लड के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी है। तो अच्छे तरीके से जानकारी लेना है, उसके बाद मिक्सिंग क्वेश्चन करवाना है। मैं भी करवाऊंगा जब एग्जाम्स पास में आएंगे, फिर यहाँ पर जो है वो हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, जीके का, ठीक ना, बहुत सारे जो चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इसका आप लोगों को क्या आंसर देना है, इसका क्या आंसर दीजिएगा आप लोग। पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया ना हमने। हाँ देखिए, हाँ ये प्रश्न क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू स्टोमक। कह रहा है छोटी आंत होगा, हाथ नहीं होगा यहाँ पर, आंत, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से महाशय, टाइपिंग गलत हो रही है बच्चा थोड़ा सा, कह रहा है अब महाशय नहीं होगा, कह रहा है छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है। आप लोगों को क्या बताना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका कौन सा भाग जो है वो जुड़ा होता है स्टोमक से, अमाशय से जुड़ा होता है। या इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि जब अमाशय से निकलता है भोजन स्टोमक से, जब एग्जामिनर क्या करेगा, इस प्रकार का प्रश्न बनाएगा पहली तो, कि विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू स्टोमक, यानी कि छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग स्टोमक से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। या तो ये प्रश्न बनाएगा कि जब स्टोमक से भोजन निकलता है तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में भोजन पहुंचता है। भाई साहब, जिस पोर्शन के साथ कनेक्टेड होगा उसी पोर्शन में सबसे पहले पहुंचेगा ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा डियोडेनम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डियोडेनम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, डियोडेनम। डियोडेनम के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक ना। स्टोमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम के साथ कनेक्टेड होता है, ग्रहणी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक ना। और सबसे पहले जो है जब स्टोमक से भोजन निकलता है तो डियोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में ही पहुंचता है, उसके बाद जेजुनम में पहुंचता है, उसके बाद इलियम में पहुंचता है, ठीक ना। ये दोनों पार्ट जो है, ये जेजुनम देख रहे हो और इलियम देख रहे हो ना, ये दोनों जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ही एक, ठीक ना। और सीकम जो देख रहे हो, ये सीकम उसे कहा जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बिग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने वाली जो संरचना होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, ठीक ना। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँ, देखिए थोड़ा, ये हमारा ये जो है ये जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ पर जो ऐसी संरचना होती है ना, ऐसे कुछ संरचना, ठीक है, ऐसे पूरी गोल गोल जो होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आके जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है जो देख रहे हैं ना बीच में संरचना, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और ये जो है ऐसे देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ जुड़ता है उसी को सीकम कहा जाता है, ठीक ना। तो आप लोगों को याद रखना है, पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस इज स्टडी ऑफ लीवर। ये तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने पिछली बार दे दिया था, कल की क्लास में इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शंस था, जब मैं ऑप्शंस को डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर देंगे, सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर देंगे, सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, सभी बच्चे जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर देंगे।
हर एक बच्चा इस प्रश्न का उत्तर देगा। आप लोगों को बता दूं बच्चा, जो ये है कॉन्ड्रियोलॉजी जो है बच्चा, कॉन्ड्रियोलॉजी जो है बच्चा, वो जो है स्टडी ऑफ कार्टिलेज को कहा जाता है। स्टडी ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज समझते हो ना, कार्टिलेज एक हड्डी होती है जो हमारा कान का हड्डी है ना, एक कार्टिलेज है। बहुत ही मतलब कि ऐसे 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 इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टडी ऑफ कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है, पहला ऑप्शन। और दूसरा जो ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ये बच्चा ऑन्कोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक ना। ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैंसर से हमें बचाते हैं, ठीक ना। तो ऑन्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर होता है। आप सभी को ये मत सिर्फ सुनिए, एक कॉपी बनाइए, आप लोग कॉपी पर लिखते चलिए, इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करते चाहिए कि कॉन्ड्रियोलॉजी जो होता है बच्चा क्या होता है, फिर ऑन्कोलॉजी के बारे में मैंने क्या बताया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हेपेटोलॉजी हो जाए, क्योंकि हेपेटोलॉजी के अंडर ही लीवर की यानी यकृत की स्टडी की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, द लार्ज ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसको तो मैंने बहुत बारी क्लासेस में बताया है, छोटी ग्रंथि के बारे में बताया, सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बताया, सब कुछ डिस्कस किया हूँ, ठीक ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है थायराइड ग्लैंड दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि दिया हुआ है। ऑप्शन सी लीवर यानी यकृत है। ऑप्शन डी नन है, यानी कि इसमें से कोई नहीं। नन का मतलब होता है इसमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा बच्चा। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन में था सबसे बड़ी ग्रंथि ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी हो जाएगा, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर होती है, यकृत होती है, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चा लीवर होती है, यकृत होती है। और यहीं पर अगर मैंने बात किया सबसे छोटी ग्रंथि का, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है यानी कि यकृत होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक ना। ये पूछा जाता है, देखो बहुत तरीके से प्रश्न, अगर एग्जामिनर आप खुद सोचो कि किस प्रकार से प्रश्न बनाया जाता है। पहली बात तो प्रश्न ये बनेगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर यानी यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मैंने क्या बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इस तरीके से भी बन सकता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आपको नहीं देगा, उसमें दे देगा पिट्यूटरी ग्लैंड की जगह पर मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, तो वो ऑप्शन सही होगा मास्टर ग्लैंड वाला, ठीक ना। तो एग्जामिनर जो है आपको घुमा सकता है, आपको घूमना नहीं है बस। क्या कह रहा है कि वेयर इज द बाइल जूस स्टोर, यानी कि पीत रस का संग्रहण या संचित कहाँ होता है। सिंपली प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बाइल जूस को कहाँ स्टोर कहते हैं, कहाँ संग्रह करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बच्चा आप लोगों के पास इन द लीवर यानी कि यकृत में स्टोर करते हैं। ऑप्शन बी है स्टोमक यानी अमाशय में स्टोर करते हैं। ये ऑप्शन सी है इन द गॉल ब्लैडर पित्ताशय में करते हैं। ये ऑप्शन डी इन द किडनी में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, कमेंट में लिखिए सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा इन द गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में किया जाता है, ठीक ना। बाइल जूस जो है उसका स्टोर, उसका संग्रह जो है पित्ताशय में किया जाता है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि इस बाइल जूस को कौन बनाता है, तो बाइल जूस को बच्चा कौन बनाता है, लीवर बनाता है। बाइल जूस को लीवर बनाता है, ठीक ना। बाइल जूस को लीवर बनाता है। जब स्टोमक में भोजन आता है तो लीवर के द्वारा बच्चा एक एंजाइम भेजा जाता है किसके पास, स्टोमक में, भोजन को पचाने के लिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर। आप लोगों को याद रखना है कि जो बाइल जूस है यानी कि पित्त रस है, पित्त रस का संग्रह जो है वो गॉल ब्लैडर में किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कहता है, विच टूथ इन द एलिफेंट कीप्स कमिंग आउट इन द फ्रंट ऑफ टस्क टूथ। जो हाथी के जो दांत देखते हो ना, जो बाहर निकला होता है, ठीक ना, वो एक्चुअली होता क्या है आप लोगों को बताना है। वो एक्चुअली क्या होता है हाथी का दांत, ये जो है आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग पता करिएगा कि हाथी का जो दांत है जो बाहर निकला होता है वो कौन सा होता है, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन है अपर जा कनाइन यानी कि ऊपरी जबड़े का कनाइन होता है, या लोअर जा इंसीजर होता है यानी निचले जबड़े का इंसीजर होता है, या अपर जा इंसीजर यानी कि ऊपरी जबड़े का इंसीजर होता है, क्या होता है। ये प्रश्न आप लोगों को HW हर एक बच्चा कमेंट में उत्तर देगा इस प्रश्न का, हर एक बच्चा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स वेर फाउंड इन द मिल्क माउथ नहीं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स वेर फाउंड इन द ह्यूमन माउथ। हमारे मुंह में कितनी प्रकार की लार कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी पाई जाएगी, 2 जोड़ी पाई जाएगी, 1 जोड़ी है, या डी है 12 जोड़ा, ठीक ना, 12 जोड़ी। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए जो है वो 3 जोड़ी है, ऑप्शन बी जो है वो 2 जोड़ी है, ऑप्शन सी जो है 1 जोड़ी, ऑप्शन डी है क्या 12 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या, ए। हमारे मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक ना। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक ना, 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है। तो आगे बढ़िए, अगला क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। लार का पीएच मान कितना होता है बच्चा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। लार का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान बच्चा क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। लार का पीएच मान कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। लार का पीएच मान कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। 10 प्रश्न हो चुका है, 10 प्रश्न और रहता है, ठीक ना, हम लोग करेंगे। तो इसका लार का पीएच मान बच्चा ये हो जाएगा 6.8। लार का पीएच मान कितना होता है बच्चा, 6.8 होता है, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला क्या है, कह रहा है विच एंजाइम फाउंड इन द सलाइवा। कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक ना। तो एक ऑप्शन है टाइलिन, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है बोथ। सी कह रहा है ए एंड बी दोनों है, जो ऊपर में दिया हुआ है ए एंड बी टाइलिन और लाइसोसोम दोनों हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है दोनों, और डी ऑप्शन नन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, लार में बच्चा टाइलिन भी मिलता है हमें, जो हमारा लार होता है, ठीक ना, सलाइवा होता है, उसमें टाइलिन भी पाया जाता है। और इसका जो वर्क है वो कार्बोहाइड्रेट का पचाना है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पचाता है, ठीक ना। और लाइसोसोम भी पाया जाता है हमारे लार में, और इसका जो वर्क है वो कीटाणुओं को मारता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सी ऑप्शन राइट है। लार में दोनों एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन भी और लाइसोसोम भी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हु डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज। इस प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले क्वेश्चंस में दे दिया है, अभी अभी दिया है। अगर जो मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, रिलेट कर सकता है चीज़ों को, जो रिलेट कर सकता है वो इस प्रश्न का उत्तर देगा। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम है, ऑप्शन बी टाइलिन है, ऑप्शन सी पेप्सिन है, ऑप्शन डी रेनिन है। रेनिन तो नहीं होगा, रेनिन दूध का पाचन करता है। पेप्सिन भी नहीं होगा, स्टोमक के द्वारा बनाता है और प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक ना। ऑप्शन ए बी में से कोई है, बताइए। आप लोगों को बता दो बच्चा, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक ना। तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कौन बदलता है। तो पिछले प्रश्न में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्टार्च का पाचन कौन करता है। स्टार्च होता है क्या है, बेसिकली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि सिंपली वो क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को कौन बदलता है माल्टोज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा बी हो जाएगा, टाइलिन, ठीक ना। क्या हो जाएगा, टाइलिन, क्या हो जाएगा, टाइलिन, क्या हो जाएगा, टाइलिन। इसका हिंदी में लिख लो टाइलिन, जो बच्चे हिंदी वाले हैं उसको लिख लीजिए टाइलिन, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक ना। टाइलिन, टाइलिन, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे टाइलिन, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे टाइलिन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट बिटर टेस्ट। ये भी बात को मैंने बताया है, ये भी बात को जो विटामिन्स में देखे होंगे, तो इस बात को, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था, वहाँ प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया था जीभ को और बताया था कि यहाँ से जो है वो मीठेपन का स्वाद आता है, बीच में कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं लगे, तो कोई भी कलियाँ नहीं लगी होती हैं, तो वहाँ से कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक ना। साइड में जो है सैल्टीनेस से आता है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है बिटरनेस, कड़वापन का जो जानकारी है जीभ के किस पोर्शन से मिलता है। तो ये हमारा जीभ है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, जीभ है। दोबारा बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर, ये हमारा जीभ है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं जीभ के पिछले पोर्शंस में बात करें, तो यहाँ से बच्चा हमें कड़वेपन का पता लगता है। कहाँ से, बीटा टेस्ट का पता लगता है।
बीटा टेस्ट का पता लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक साइड ऑफ टंग, पहला फ्रंट साइड ऑफ टंग, और आगे से बच्चा मीठेपन का लगता है, यहाँ से सैल्टीनेस का पता लगता है, ठीक ना। और जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला यहाँ पर जो कलियाँ लगी होती हैं, यहाँ पर जो कलियाँ लगी होती है, ये वाला जो मैं डॉटर कर रहा हूँ, यहाँ से देखो पीछे वाले पोर्शन से क्या लगता है? बिटरनेस का, आगे वाले पोर्शन से मीठेपन का, और इधर वाले पोर्शन से बच्चा खट्टेपन का लगता है, ठीक ना। और ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, मैं थोड़ा सा कोई दूसरा कलर से ले लेता हूँ, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ठीक ना, ये वाला, यहाँ से सैल्टीनेस, यहाँ से नमकीन का पता लगता है, ठीक ना, और आगे वाले से मीठापन लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक साइड ऑफ टंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक साइड ऑफ टंग से पता लगता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? द कॉमन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम इज, यानी कि कॉमन पार्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन पोर्शन क्या है? कॉमन भाग कौन सा है? तो आप लोग, ये अगर मैं एलिमेंट्री कनाल को बात करूं तो ये हमारा मुंह है, ये हमारा क्या है? मुंह है। तो जब यह भोजन यहाँ से जब नीचे जाता है, जो दो पोर्शन में बट जाता है, जब भोजन जाता है तो ये दो पोर्शन में बच्चा बट जाता है, ठीक ना। इसे कहा जाता है फूड पाइप। इसे क्या कहा जाएगा? ये जो है इसको फूड पाइप कहा जाता है, और इसका जो टेक्निकल नेम है ओस्टोफेगस नाम है। इसका टेक्निकल नेम ओस्टोफेगस है। ये जो है ये वाइंड पाइप है। ये क्या है? वाइंड पाइप। ये जो है वाइंड पाइप है, और इस पाइप को जब हमारा भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो यहाँ तक ये जो देख रहे हो ना गला वाला पोर्शन, यहाँ पर ये वाला जो गला देख रहे हो, इसी को फेरनेक्स कहा जाता है। और यहाँ के बाद ये जो है अलग अलग बट जाता है, जो आप लोग देख पा रहे हो ना यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो, ये है अलग अलग पोर्शन में बढ़ जाता है, और एक में एक भोजन चला जाता है और दूसरे में सिर्फ ऑक्सीजन यानी कि हवा जाता है, ठीक ना। और जिसमें भोजन जाता है उसका टेक्निकल नेम ओस्टोफेगस है, ठीक ना। और जिसमें वाइंड है, जिसमें वायु जाता है, उसको ट्रैकर कहा जाता है, ट्रैकर कहा जाता है, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है। और यहाँ पर जब बच्चा फेरनेक्स जो गला है ना हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन पोर्शन है। कॉमन पोर्शन कैसे? यहाँ पर जो है बच्चा, यहाँ पर जब हम लोग ग्रहण करते तो यहाँ पर जो होता है ना बच्चा, यहाँ पर हमारा भोजन भी होता है और जो होता है हवा भी होता है, यानी कि भोजन भी एक साथ होता है, एक साथ भोजन भी होता है और हवा भी होता है, यानी कि भोजन भी और हवा दोनों एक साथ होता है। इसलिए हम लोग फेरनेक्स को कॉमन पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रसनी, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? हु इज़ नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन। हु इज़ नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन। हु इज़ नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन। आप लोगों को बताना है हु इज़ नॉन एज ट्रैफिक पुलिसमैन। ये भी आप लोगों का HW का प्रश्न है, आप लोग ढूंढिएगा, इसका आंसर आप लोग देना है, ठीक ना। 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक ना। आप लोगों का कमेंट आना चाहिए इन दोनों प्रश्नों का। आप लोग देते नहीं हो कमेंट, खोजिएगा, खोज कर नहीं पता खोजिएगा और फिर कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना। क्या कह रहा है? इट प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स। हड्डियों, दांतों व हड्डियों में उपस्थित होता है। दांतों व हड्डियों में कौन उपस्थित होता है? कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होगा या कैल्शियम क्लोराइड पहला ऑप्शन है उपस्थित होगा, ठीक ना। कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट होगा, या सोडियम क्लोराइड होगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या होगा? आप लोग कमेंट में देना है। तो दांतों व हड्डियों होता है बच्चा, वो कैल्शियम फास्फेट बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, इसका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न जो है आप लोगों को बताना है, क्या कह रहा है कि प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूटता है इन ह्यूमन बॉडी, हमारे मानव शरीर में, इन द प्रेजेंट ऑफ विच एंजाइम। कह रहा है प्रोटीन मानव शरीर में निम्नलिखित ऑनलाइन के उपस्था अमीनो एसिड के ऊपर, ये गलत हो गया थोड़ा सा, हिंदी जो है वो गलत हो गया। प्रोटीन मानव शरीर में निम्नलिखित एंजाइम, निम्नलिखित एंजाइम, निम्नलिखित एंजाइम कह रहा है प्रोटीन मानव शरीर में निम्नलिखित एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो एसिड्स में अपघटित होता है। आप लोगों को पता ही होगा जब प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड्स में चेंज होता है, और कुल 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक ना। कुल कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि प्रोटीन जब अमीनो एसिड्स में बदलता है, प्रोटीन जब अमीनो एसिड्स में बदलता है तो कौन सा एंजाइम की मदद से बदलता है? आप लोगों को पीछे मैंने बता दिया है। तो कौन सा
एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। टाइलिन जो है वो सलाइवा का एक एंजाइम है, यानी कि सलाइवा में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या करता है? नहीं नहीं, टाइलिन होगा बच्चा, टाइलिन नहीं 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 बच्चा, टाइलिन नहीं होगा यहाँ पर, पेप्सिन नहीं होगा, टाइलिन नहीं होगा। टाइलिन जो होता है बच्चा, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक ना, ये टाइलिन नहीं होगा, ये होगा पेप्सिन होगा राइट आंसर। पेप्सिन क्या होगा? राइट आंसर आप लोगों का होगा, पेप्सिन जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पेप्सिन स्टोमक में पाया जाता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक ना। पेप्सिन क्या करता है? कहाँ पाया जाता है पेप्सिन? पेप्सिन पाया जाता है स्टोमक में, अमाशय द्वारा स्रावित होता है ये पेप्सिन का, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी होने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर खुराक में जो आप लोग खाना खाते हो उसमें अगर प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो जाएगी तो आप लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है? कौन सी बीमारी होगी? तो ऑप्शन ए मधुमेह, ठीक ना। ऑप्शन बी है कैंसर है, ऑप्शन बी क्या है? कैंसर है। ऑप्शन सी क्वासियोरकर क्या है? ऑप्शन सी क्वासियोरकर है। ऑप्शन डी अमीबा बाइसिस है, ठीक ना। अमीबा बाइसिस क्या है? अमीबा बाइसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा? क्वासियोरकर। अगर खुराक में हम लोगों को प्रोटीन की अधिकता मात्रा अगर कम हुई ना तो क्वासियोरकर नामक बीमारी जो है वो लग जाती है हमें, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग सभी बच्चे फीडबैक दीजिएगा, ठीक ना। सभी बच्चे क्या देंगे? फीडबैक देंगे आप लोगों को कैसा लगा, ठीक ना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारा बच्चा अल्टीमेट टारगेट है 1K का पूरा करने का और आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने का, ठीक ना। लाइव जुड़ेंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक ना। आप लोगों का जब क्वेश्चन वहाँ से पूछिएगा और यहाँ से रिप्लाई जाएगा ना तो और अलग लेवल का तैयारी होगी हमारी, ठीक ना, लाइव क्लासेस में। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और लोगों को जितने भी पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के एस्पिरेंट्स है, पैरामेडिकल के एस्पिरेंट्स जो हैं, आई होप पॉलिटेक्निक का भी हम शुरू करने वाले अपने चैनल पे, जितने भी पैरामेडिकल के जो एस्पिरेंट्स है बच्चे, वो उन तक आप लोगों को क्या करना, इन वीडियो को पहुंचाना है ताकि उन लोगों को भी पता लगे, ठीक ना। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य को, ये PYQ है आपका, प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका, ये PYQ है आपके पेपर में, पिछले सालों में ये पूछा जा चुका है ये प्रश्न। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है तो वह सामान्यतः रोगी होगा। देखिए आपके पेपर का स्टैंडर्ड देखिए बच्चा, ये स्टैंडर्ड वाला प्रश्न है, ये स्टैंडर्ड वाला प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये BPSC में पूछा गया है। किसमें? BPSC समझते हो ना, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो SDM IAS IPS बनते हैं, उन पेपर्स में इस प्रश्न को पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न उन पेपर में पूछा गया है। तो समझिए आप लोगों का स्टैंडर्ड देखिए कितना है। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि एक मनुष्य अगर केवल दूध, अंडा लेता है, रोटी लेता है तो वो सामान्यतः रोगी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो स्कर्वी होगा, वो स्कर्वी होगा। आप लोग पूछिएगा कैसे स्कर्वी होगा, तो आप लोगों को मैं जवाब देता हूँ कैसे स्कर्वी होगा। क्या हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। देखो बच्चा, दूध हम लेते हैं तो दूध में हर एक प्रकार का प्रोटीन मिलता है, हर एक प्रकार का विटामिन मिलता है, ठीक ना। दूध में हर एक प्रकार का विटामिन मिलता है, ठीक ना। पर विटामिन C का कमी होता है यहाँ पर, यस और नो? विटामिन C का कमी होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन C खट्टे रसदार जो फल फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। और यहाँ आगे देखोगे दूध, अंडे में भी विटामिन C की कमी होती है। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि विटामिन C खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। आप लोगों को समझना होगा, ठीक ना। संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो खट्टी चीज़ें होते हैं ना, आंवला हो गया, ये सब चीज़ों में पाया जाता है, ठीक ना। और अंडा में भी विटामिन C नहीं पाया जाता है। रोटी जो आप लोग खाते हैं उसमें भी विटामिन C नहीं पाया जाता है। तो विटामिन C अगर वो बच्चा लेगा ही नहीं, कोई आदमी जो है सिर्फ दूध, अंडे तथा रोटी खा रहा है, यानी कि विटामिन C उसे नहीं मिल रहा है। अगर विटामिन C नहीं मिल रहा है तो उसमें कौन सी कमी होगी? कौन से विटामिन C की कमी होगी। और जब विटामिन C की कमी होगी तो उसमें कौन सा रोग होगा? उससे कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। तो समझिए कहाँ से प्रश्न को बनाया है एग्जामिनर का मेंटालिटी देखिए बच्चा। तो स्टैंडर्ड है आपका प्रश्नों का, हवा में मत लेना। ये मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स को हवा में मत लेना, हवा में लोगे तो डूब जाओगे,
ठीक ना, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों का PYQ है, तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम का स्टैंडर्ड तय कर दिया है, समझिए, स्टैंडर्ड तय कर दिया है। बहुत ही खतरनाक खतरनाक प्रश्न बनाया जाता है और आप बहुत मजा आएगा। एक प्रश्न तो ऐसा था कि अगर ब्लड सर्कुलेटरी से पूछ रहा है ना, ब्लड सर्कुलेटरी से ब्लड के बारे में पूछ रहा है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता कौन से है, सर्वदाता कौन सा है, फिर यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा, कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा ना, ऐसे पूछता है प्रश्न कि एक मनुष्य जा रहा है, उसकी अचानक एक्सीडेंट हो गई है, खून बहुत बह चुका है, अचानक उसको खून की ज़रूरत है, तो उस केस में उसको कौन सा खून चढ़ाया जाएगा। समझिए, UPSC BPSC का लेवल का प्रश्न है और आप में पूछ रहा है, तो ये है लेवल। तो बच्चा पढ़ो, नहीं तो डूबोगे, ठीक ना। और पढ़ो ऐसा नहीं, हवाबाजी से नहीं पढ़ना है हमें, ठीक ना। ये नहीं कि 2 प्रश्न वहां से कर लिए, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पर से यही कराया जा रहा है। ज़्यादातर यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वही करा रहे हैं, ठीक ना, कि 2 प्रश्न वहाँ से कर लिए, 4 प्रश्न यहाँ से कर लिए। अगर GK पढ़ा रहे हैं तो एक प्रश्न बावर का उठा लिए, दूसरा प्रश्न सूर्य का उठा लिए, तीसरा प्रश्न चंद्रमा का उठा लिए। भाई साहब, अगर तुमको पढ़ाना है तो अच्छे तरीके से पढ़ाओ, टॉपिक वाइज पढ़ाओ कि बच्चा का फ़ायदा हो सके। ऐसा थोड़ा ये कि कुछ भी कराते चले। कोई एक टॉपिक से भाई बच्चा, मैं तुम लोगों को बस टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, और टॉपिक वाइज पढ़ना सीखो, ठीक ना। हर एक टॉपिक को मजबूत करो, क्योंकि एक एक टॉपिक को जब मजबूत करोगे ना, एक एक ईंट लगाओगे, जब एक एक ईंट के ऊपर ईंट लगाओगे ना, फिर जाकर महल खड़ा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दीवार ही खरीद के लाएं और दीवार ही मतलब कि नींव खांदे और डाल दिए दीवार, तो वो दीवार नहीं रहेगा। तो आप लोग एक एक ईंट लगाना होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए। हर एक चैप्टर इसी प्रकार से पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न देखिए। विच एंजाइम डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोटीन कॉल्ड केसिन प्रेजेंट इन मिल्क इनटू, क्या कह रहा है, विच एंजाइम डज द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रोटीन कॉल्ड केसिन, ठीक है, केसिन प्रेजेंट इन मिल्क इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट, यानी कि दूध में जो उपस्थित केसिन प्रोटीन होता है, दूध में आप लोगों को पता है कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, केसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को भूलना नहीं है, किसी भी हाल पर नहीं भूल सकते हो कि दूध में जो है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में जो केसिन प्रोटीन बचा उपस्थित होता है, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम बदलता है, परिवर्तित करने का कार्य कौन कर सकता है। तो आप लोगों का इसका उत्तर मैंने दे रखा है, इसका उत्तर मैंने आप लोगों को दे रखा है कि बच्चा स्टोमक के द्वारा एक एंजाइम बनाया जाता है, एक एंजाइम का सेक्रेशन होता है स्टोमक के द्वारा। उस एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है। अगर दूध को पचा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, वो केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल रहा है, केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल रहा है। तो कौन बदल रहा है, रेनिन बदल रहा है। रेनिन है ऑप्शन में, देखो तो जरा, पहला लाइपेज है, लिपास है, दूसरा पेप्सिन है, तीसरा रेनिन है। बिल्कुल है ऑप्शन में जी, हमारा है ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। तो आई होप बच्चा, सभी बच्चे को जो है मज़ा आया होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, विश्वास करिए बच्चा, मैं आप लोगों को वहाँ छोड़ कर आऊँगा ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। एक अच्छे स्ट्रैटेजी बनाकर चलो, ठीक ना। पैरामेडिकल उतना हार्ड एग्जाम नहीं जितना आप लोग समझ सकते हो, ठीक ना। एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलो, ठीक ना। हर चैप्टर को बायोलॉजी पर एक एक टॉपिक पढ़ते चलो, एक एक टॉपिक पढ़ते चलो, इन करते चलो, तैयार करते चलो। जियोग्राफी पढ़ रहे हो, अगर GK का 20 प्रश्न आ रहा है तो आप लोग देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन GK पूछ रहा है तो एक बावर का पकड़ लिए, दूसरा सूर्य का पकड़ लिए, तीसरा चंद्रमा का पकड़ लिए। ऐसा करोगे नहीं होगा एग्जाम क्लियर। अगर सूर्य का प्रश्न पूछा जा रहा है, सोलर सिस्टम को खत्म करो, अच्छे तरीके से पढ़ो सोलर सिस्टम को। बाबर पूछ रहा है, बाबर का पूरा हिस्ट्री खंगाल डालो, कौन बाबर का पुत्र था, किसने बाबर ने क्या क्या बनवाया, पूरा इर्द गिर्द चीजें कवर करने की कोशिश करो, ठीक ना। तो चलो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी बच्चे जो हैं लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक ना। सभी बच्चे जो है लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारी मेहनत बच्चा दिख रही है आप लोगों को, ठीक ना, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एंड सभी बच्चों को गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड सभी को जय हिंद बच्चे।